कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो हम पढ़ रहे हैं पिछले कुछ क्लासेस में, तो हमने ऑलरेडी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में पढ़ा कि पहले का जो फेज था, जो आपको सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले का जो फेज था, उस फेज को हम कहते हैं लीगल, कॉन्स्टिट्यूशनल और इंस्टीट्यूशनल फेज। क्यों कहते हैं उसे लीगल, कॉन्स्टिट्यूशनल और इंस्टीट्यूशनल फेज? क्योंकि उस दौर में जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट जो भी कंपैरेटिव स्टडीज करते थे, वो क्या करते थे, देशों के संविधान यानी उनके कॉन्स्टिट्यूशन का अध्ययन करते थे, और उनका अध्ययन जो था ज़्यादातर उसका जो फोकस होता था, वो फोकस राज्य, उनकी संस्थाएं, उनके लीगल स्ट्रक्चर, उनके कॉन्स्टिट्यूशंस पे ही होता था। इसीलिए उनको हम कहते हैं लीगल, कॉन्स्टिट्यूशनल और इंस्टीट्यूशनल, तीनों। कोई उसको लीगल कहता है, कोई उसको कॉन्स्टिट्यूशनल कहता है, कोई उसको इंस्टीट्यूशनल कहता है। यानी वो स्लैश है, कोई उसको लीगल अप्रोच कह रहा है, कोई उसे कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोच कर रहा है, और कोई उसे इंस्टीट्यूशनल अप्रोच कर रहा है। लीगल क्यों? क्योंकि लीगल स्टडीज होती थी। कॉन्स्टिट्यूशनल क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का ज़्यादा फोकस था। और इंस्टीट्यूशन क्यों? क्योंकि स्टेट और उसकी संस्थाओं का अध्ययन होता था। दूसरा फेज मैंने आपको बताया कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो दूसरा फेज आया, उस फेज का हम कई नाम देते हैं। उसको कहते हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, और पहले के फेज को कहते हैं कंपैरेटिव गवर्नमेंट, यानी तुलनात्मक शासन पहले। और जो 1945 के बाद से जो फौज आया, हो गया तुलनात्मक राजनीति। इसीलिए आपके कोर्स का नाम है तुलनात्मक शासन और तुलनात्मक राजनीति। यानी आप तमाम फेजेस को पढ़ लें, और इसी फेज को हम कहते हैं, जो 1945 के बाद जो फेज आया उसको कहते हैं बिहेवियरियल फेज या बिहेवियरियल अप्रोच। इसको ये भी कहते हैं मॉडर्नाइजेशन अप्रोच, इसको कहते हैं डेवलपमेंट अप्रोच, जो 3-4 वर्ड पॉपुलर हैं। अच्छा, तो आप पूछेंगे कि सर आज हम क्या कर रहे हैं? हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स और कंपैरेटिव स्टडीज को जब हम तीसरी दुनिया यानी थर्ड वर्ल्ड, एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका की दृष्टि से देखेंगे, तो हमें क्या समझ में आता है। प्रोफेसर मनोरंजन मोहंती ने 1975 में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर दिया था। ये लेक्चर छपा हुआ है, उनका एक पेपर है जो कि एक जर्नल है, टीचिंग पॉलिटिक्स में छपा हुआ था। वो आपके सिलेबस में लगा हुआ है। प्रोफेसर मनोरंजन मोहंती दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे, रिटायर्ड हो गए हैं अब। तो उन्होंने कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को तीसरी दुनिया यानी थर्ड वर्ल्ड कंट्री के पर्सपेक्टिव से उन्होंने देखने की कोशिश की है। आज हम क्या करेंगे, उसी पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी के, जिसमें आप लोग पढ़ रहे हैं, जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, वहाँ पे एक और बहुत ही बड़ी पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं जो अब रिटायर कर चुके हैं। उनका नाम है प्रोफेसर नीरा चंदोके। उनका नाम है प्रोफेसर नीरा चंदोके। अभी रिटायर कुछ साल पहले, 10 साल पहले हो गई होंगी। तो वो भी एक जानी मानी पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, और वो भी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स ड्यू में बहुत साल तक पढ़ाई हैं। मैं तो ड्यू में नहीं पढ़ा हूँ, लेकिन मैं सुनता हूँ अपने दोस्तों के साथ कि उनको वहीं पे वो पढ़ाती थी। तो उन्होंने एक आर्टिकल, एक पेपर लिखा था। ईपीडब्ल्यू एक मैगजीन है, स्कॉलरली मैगजीन है, उसमें विद्वान लोग उसमें आर्टिकल लिखते हैं। उस ईपीडब्ल्यू का पूरा नाम है इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली। क्या नाम है उसका? इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। तो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली में 1996 में, यानी आज से तकरीबन कितने 28 साल पहले हो गए? हाँ 28 हुए। हाँ 28 साल पहले नीरा चंदोके ने वो आर्टिकल लिखा था, और वो आर्टिकल नीरा चंदोके का है, वो आपके सिलेबस में लगा हुआ है। ठीक है, तो इस आर्टिकल का नाम है क्राइसिस ऑफ कंपैरेटिव एनालिसिस, है ना। इस आर्टिकल का नाम है क्राइसिस ऑफ कंपैरेटिव एनालिसिस, यानी तुलनात्मक विश्लेषण ही कहते हैं ना। हाँ, तुलनात्मक जब स्टडी आप करेंगे, तुलनात्मक आप एनालिसिस करेंगे, तो उसमें क्या क्या दिक्कतें हैं, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम हैं,
उसमें क्या क्या, उस कंपैरेटिव एनालिसिस जब आप कर रहे हैं तो आपकी राह में क्या क्या पत्थर रखे गए हैं, क्या क्या प्रॉब्लम हैं। वो एक टीचर भी हैं, एक स्कॉलर भी हैं, बहुत सालों तक उन्होंने कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पढ़ाया भी है, तो उन्होंने अपने अनुभव से, अपने अध्ययन के बुनियाद पे उन्होंने एक पेपर लिखा है। तो ये पेपर इंपॉर्टेंट होगा कि नहीं होगा, बोलिए? क्योंकि एक टीचर दिल्ली यूनिवर्सिटी का, जिन्होंने इस पेपर को इतने सालों तक पढ़ाया, और वो कह रही है कि नीरज चंदोके कह रही है कि यार एक कंपैरेटिव पॉलिटिक्स या कंपैरेटिव एनालिसिस में बहुत प्रॉब्लम है, बहुत दिक्कतें आती हैं, ये डिसिप्लिन में बहुत प्रॉब्लम है। तो आप बोलेंगे कि क्या प्रॉब्लम है मैडम, जरा बताइए। थोड़ा है प्रॉब्लम, बताती हूँ मैं, ठीक है? तो ये समझिए, यहाँ पे नीरज चंदोके क्लास में आई हुई हैं और नीरज चंदोके कह रही हैं आप लोगों से कि यार बहुत प्रॉब्लम है कंपैरेटिव स्टडीज़ में, जिस पेपर को आप लोग पढ़ रहे हो बहुत प्रॉब्लम है। तो आप पूछेंगे मैडम बता दो ना क्या प्रॉब्लम है, तो वो बताने की कोशिश करें। अब आपको कॉन्टेक्स्ट समझ में आ गया कि हम क्या करने जा रहे हैं। यानी जो कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स जो हमारा पेपर है, जिसको हमको एक सेमेस्टर में पढ़ना है, उस पेपर में क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, उसको एक बड़ा प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस का एक स्कॉलर नीरज चंदोके दिल्ली यूनिवर्सिटी का अपनी बातों को एक आर्टिकल लिखता है, और आर्टिकल का नाम है क्राइसिस ऑफ कंपैरेटिव एनालिसिस। और इस आर्टिकल को इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली यानी ईपीडब्ल्यू में पब्लिश करता है 1996 में। 1996 में हमने उस पेपर को लिया, उस पेपर को पढ़ा, पढ़ने के बाद उसके नोट्स लाए, और नोट्स लाने के बाद आपके सामने उनकी बातों को बता रहा हूं। फिर आप लोगों को सोचना है कि अच्छा नीरज चंदोके मैम ने जो बात कही है सही कही है कि नहीं कही है, कुछ पॉइंट उन्होंने छोड़ तो नहीं दिया है, आप भी अपनी बात उसमें ऐड करना है ना। एक बात पढ़ाई की सबसे इंपॉर्टेंट बात है, चाहे कितना भी बड़ा इंसान क्यों नहीं हो, है ना, जब वो बातें कहता है तो हम इंसान हैं, हमसे कुछ गलतियां हो सकती हैं, जाने अनजाने में हो सकती है, जानबूझ के भी हो सकती है। कुछ चीज़ें हम समझ सकते हैं, कुछ नहीं समझ सकते। अब देखो होता क्या है कि हम किस बैकग्राउंड से आते हैं, हम किस कास्ट में पैदा हुए हैं, हम अमीर हैं कि गरीब हैं, हम शहरों में रहते हैं कि हम गांव में रहते हैं, हम मर्द हैं कि हम औरत हैं, ये बहुत डिपेंड करता है कि हमारी थिंकिंग कैसी है ना। आप पॉलिटिकल थॉट पढ़ते हो ना, तो पॉलिटिकल थॉट में कौन कौन लोगों को पढ़ाया जाता है? प्लेटो, एरिस्टोटल, मैकेवली, हॉब्स, लॉक, रूसो, कार्ल मार्क्स। तो आप पूछो यार ये सारे लोग मर्द ही क्यों हैं? सारे मर्द ही हैं ना। नहीं सर, हमने तो पढ़ी थी अमृता सेन। हाँ, अमृता सेन। नहीं, आर्टिकल तो मैं कह रहा हूँ जो पॉलिटिकल थॉट्स में जो थिंकर्स पढ़ाए जाते हैं मोस्टली क्या सभी मर्द ही हैं भाई। जो मैंने आप पॉलिटिकल थॉट जब पढ़ोगे तो यही पढ़ाई जाए अभी तक। अब मान लीजिए कोई नया कोर्स शुरू करके वीमेन राइटरों को पढ़ाए तो एक दूसरी बात है। मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं कि अभी तक जो ट्रेंड चल रहा है इतने सालों से, है ना, क्या है? प्लेटो, एरिस्टोटल, मैकेवली, हॉब्स, लॉक, रूसो, बेंथम, मिल, कार्ल मार्क्स, जॉन रॉल्स, सब के सब तो मर्द ही हैं। तो सवाल यह है कि जब मर्द लिखेंगे तो औरतों की कितनी भी बातें लिखेंगे तो कुछ ना कुछ बातें छोड़ देंगे कि नहीं छोड़ देंगे? तो यही बात यह है कि नीरज चंदोके कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को देख रही हैं इंडिया में बैठे हुए। और इंडिया क्या है? तीसरी दुनिया का हिस्सा है कि नहीं? तीसरी दुनिया का मतलब समझते हैं आप लोग? थर्ड वर्ल्ड। थर्ड वर्ल्ड का मतलब ये हुआ कि ऐसे कंट्रीज एशिया के, अफ्रीका के, लैटिन अमेरिका के जो कहीं ना कहीं कॉलोनियल सिस्टम से उनको एक्सप्लॉइट किया गया, जैसे इंडिया को एक्सप्लॉइट किया गया, आपको और भी अफ्रीका के बहुत सारे कंट्री, चाइना, सब अमेरिका को, लेकिन अमेरिका क्या है वो फर्स्ट वर्ल्ड के अंदर में आता है ना। आप जो एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के कंट्रीज हैं, तो नीरज चंदोके उसको इंडिया में बैठ के उसको देख रही हैं। तो हमें एक बार उनको सोचना, उनको गौर से उनकी बातों को सुनना चाहिए। तो सबसे पहले वो कह रही हैं कि जो बात मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो है या कंपैरेटिव स्टडीज है, इसकी शुरुआत जो है मॉडर्न टाइम में, माने आधुनिक दौर में जो शुरू हो रही है, तो जो 20वीं सेंचुरी में या 19वीं सेंचुरी के लेट में
बहुत सारे स्कॉलर्स क्या करते हैं, यूरोप में बैठे बैठे बहुत सारे स्कॉलर्स क्या करते हैं, वो लोग कॉन्स्टिट्यूशन का अध्ययन करते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज का। इसीलिए जो पहला फेज होता है उस पहला फेज को हम कहते हैं लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल फेज। और ये फेज कब आके खत्म हो रहा है, ये फेज फर्स्ट वर्ल्ड वार जो है यानी 1914 के आसपास, इसकी एनर्जी कमजोर होने लगी है और सेकेंड वर्ल्ड वार तक आते आते ये फेज खत्म हो जाता है। और सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद हमारा दूसरा फेज शुरू होता है जिसको हम कहते हैं बिहेवियरल अप्रोच, जिसको हम कहते हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स अप्रोच, और पहले वाले फेज को कहते हैं कंपैरेटिव गवर्नमेंट। तो क्या था कि जो पहले वाला फेज था वो था लीगल, इंस्टीट्यूशनल, और वो था और कॉन्स्टिट्यूशनल, इंस्टीट्यूशनल और लीगल। उसके बाद 1945 में, ये बात मैं कितनी बार बता चुका हूं, सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वार होने के बाद दुनिया की राजनीति बदल गई कि नहीं बदल गई। पहले जो मेजर पावर्स होते थे वो ब्रिटेन होते थे, है ना, यूरोपियन कंट्रीज होते थे। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद दुनिया की तस्वीर बदल गई और दुनिया में सबसे बड़ा सुपर पावर कौन हो गया, अमेरिका, यूएसए। और उसके बाद उसका एक और बड़ा कंपटीटर यूएसएसआर यानी कम्युनिस्ट सिस्टम आ गया। तो 1945 के बाद दुनिया में बदलाव हुए। पहला बदलाव हुआ कि जो यूरोपियन कंट्रीज के जो पावर थे उनका डिक्लाइन हुआ और अमेरिका एक बड़ा पावर बन के आया। और एक अलग सिस्टम, अमेरिकन जो सिस्टम था वो लिबरलिज्म और कैपिटलिज्म पे आधारित था, और एक दूसरा सिस्टम था मार्क्सिस्ट और कम्युनिज्म पे जो आधारित सिस्टम था वो था यूएसएसआर का, सोवियत रूस का। तो अब दो सुपर पावर हो गए, अब उनके बीच में चल रही है वर्चस्व की लड़ाई, है ना। तो उस 1945 के करीब में अब क्या है, हमेशा एक बात याद रखिए कि जो कंट्री इकोनॉमिकली डोमिनेट करेगी, जो कंट्री पॉलिटिकली डोमिनेट करेगी, जो कंट्री मिलिटरीली डोमिनेट करेगी, यानी जो कंट्री पैसे में मालदार हो जाएगी, पुलिस और सैनिक में बहुत ताकतवर हो जाएगी, जो राजनीति में असर उसका होगा, उसका असर किताब और ज्ञान में भी होगा कि नहीं होगा। तो अमेरिकन उस समय में 1945 के करीब में अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट जो थे अब वो नॉलेज के मास्टर बन गए। अब वो ज्ञान के मतलब ज्ञान रिसर्च के अब वो बन गए, मतलब वहां से रिसर्च होगा। स्कॉलर्स वो हो गए, स्कॉलर्स पहले भी थे, देखिए स्कॉलर आप भी हैं। लेकिन क्या होता है जब आपको सपोर्ट मिलता है ना स्टेट का, जब आपको सपोर्ट मिलता है फंड देने वाले लोगों का, जब आपको सपोर्ट वाइडर मिलता है तो आप बड़े स्कॉलर कहलाती हैं। ओ वाओ, आपको लोग फॉलो करते हैं। लेकिन जब आप कितने भी बड़ी स्कॉलर हो, जब आपको सपोर्ट नहीं होता है दूसरे का, तो आपको एक मामूली स्कॉलर ही समझाता है कि नहीं ये बात। तो उसी तरह 1945 के बाद दुनिया की राजनीति में बदलाव आया, अमेरिका पावरफुल हो गया। तो जब अमेरिका पावरफुल होगा तो उसके स्कॉलर भी पावरफुल हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, बिल्कुल। तो 1945 के बाद याद रखिएगा कि 1945 के बाद जो लीगल और जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड था, जिसको हम कभी कभी कंपैरेटिव गवर्नमेंट भी कहते हैं, उसकी जगह पे अब नया अप्रोच आया जिसका नाम हुआ बिहेवियरल अप्रोच, उसका नाम हो गया कंपैरेटिव पॉलिटिक्स अप्रोच। और ये जो अप्रोच था ये बेसिकली अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट इसके पीछे थे, और इन लोगों ने पहले के अप्रोच को क्रिटिसाइज करना शुरू किया। तो नीरा चंदोक कह रही हैं कि जो पहला क्राइसिस कंपैरेटिव स्टडीज में आया था वो आया था बिहेवियरल अप्रोच के आने से। जैसे ही बिहेवियरल अप्रोच आया तो उसने पुराने अप्रोच को क्रिटिसाइज करना शुरू किया। मान लीजिए ये पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे पहले, कंपैरेटिव गवर्नमेंट के, लीगल थे, कॉन्स्टिट्यूशनल थे, और हम लोग हो गए आप बिहेवियरल वाले, बिल्कुल अमेरिकन। आप लोग का दबदबा था 1945 से पहले, और अब हम लोगों का दबदबा आया 1945 के बाद। तो हमने आपको क्या किया, आपका अप्रोच अब नहीं चलेगा। आप पूछें क्यों नहीं चलेगा, अरे आपका तो लीगल अप्रोच है, आपका तो कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोच है, आपका तो इंस्टीट्यूशनल अप्रोच है, तो इसमें क्या दिक्कत है दिक्कत। क्योंकि किसी भी देश की राजनीति को आप सिर्फ उस देश के संविधान को पढ़ के नहीं समझ सकते हैं। ऐसे कैसे नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि संविधान और कानून सिर्फ एक वो महत्वपूर्ण हो सकते हैं, लेकिन
जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो ये है कि क्या ग्राउंड पे चल रहा है, क्या ग्राउंड पे हो रहा है। इसलिए अब हम लोगों को किताबों, लाइब्रेरी से निकल के अब हमें फील्ड वर्क करना पड़ेगा, हमको अब इंपेरिकल स्टडी करनी पड़ेगी। पहले का जो अप्रोच था वो ज्यादातर अप्रोच लीगल था। एक सिंपल से एग्जांपल दीजिए, मान लीजिए आपका कॉलेज है, तो कॉलेज के अंदर में रूल्स हैं कि बच्चों को 10 बजे क्लास में आ जाना चाहिए, है ना, टीचर को 10 बजे क्लास में आ जाना चाहिए, और टीचर को 4 बजे जाना चाहिए, और बच्चों को 4 बजे जाना चाहिए। लेकिन जब आप अपने क्लास में आके, ये तो रूल्स होंगे, बच्चे बिल्कुल पढ़ेंगे क्लास में, टीचर भी आएंगे पढ़ाएंगे, सब कुछ एक रूल्स होता है। तो रूल्स को समझ लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर आप सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन का ही अध्ययन करेंगे, रूल्स का ही अध्ययन करेंगे, तो आप आगे कहेंगे अरे दिल्ली यूनिवर्सिटी इस कॉलेज में सब कुछ अच्छा है, 10 बजे बच्चे को आने का रूल है, 10 बजे टीचर के भी आने का रूल है, और सब कुछ अच्छा है यहाँ पे। लेकिन बिहेवियरल वाले कहेंगे सिर्फ रूल्स को मत देखो, एक्चुअली जाके ग्राउंड पे जाकर फील्ड वर्क करके देखो। तो जब आप ग्राउंड पे फील्ड वर्क करने के लिए आएंगे और देखेंगे तो पता है आपको ये होगा, बच्चे तो 10 बजे आ जाते हैं, क्लास में बैठे रहते हैं, टीचर आते ही नहीं है, पढ़ाई होती ही नहीं है, टीचर किताबें बच्चों को देते ही नहीं है। तो आपने क्या किया, आपने एक्चुअल डाटा, फील्ड वर्क, इंपेरिकल स्टडी, साइंटिफिक स्टडीज किया, और आपने पाया कि रूल्स से सब कुछ नहीं होते हैं, एक्चुअली क्या ग्राउंड पे हो रहा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब आप ग्राउंड स्टडीज करेंगे तो पता चलते हैं कि बहुत सारे टीचर टाइम पे नहीं आते हैं, बहुत सारे टीचर पढ़ाते नहीं हैं। तो जो किताबों में और जो संविधान में बातें लिखी गई हैं और जो बातें एक्चुअली हो रही है, दोनों में गैप है कि नहीं गैप है। तो जो पहला अप्रोच को क्रिटिसाइज जो बिहेवियरल अप्रोच ने किया, और बिहेवियरल अप्रोच ने कहा कि हम तो बिल्कुल ऑब्जेक्टिव स्टडी कर रहे हैं, है ना, हम तो बिल्कुल रियलिटी को जैसा है वैसा ही प्रस्तुत कर रहे हैं। तो हुआ क्या कि 1970 के करीब में वियतनाम वार में अमेरिका की डिफीट हो गई, बहुत सारे लोग मर गए, और क्या हुआ कि और भी बहुत सारे दुनिया में बहुत सारी पॉलिसीज चल रही थी। तो यूरोप में बहुत सारे आंदोलन हुए, छात्र सड़कों पे आए, और छात्रों ने कहा कि हमारे देश में ये अच्छा नहीं चल रहा है ना, हमारे देश के लोग, हमारी सरकार अच्छी चीजें नहीं कर रही है। तो उस जमाने में एक बात ये चली कि स्कॉलर का काम सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि वो सिर्फ ऑब्जेक्टिव स्टडी करेगा और बिल्कुल वो क्या करेगा, बोलेगा मैं साइंटिफिक तरीके से स्टडी करूंगा। स्कॉलर का ये भी काम होना चाहिए कि वो स्कॉलर जो है समाज के अंदर में अगर बुराई हो रही है, समाज के अंदर में अगर गड़बड़ी हो रही है, तो उस गड़बड़ी के खिलाफ भी बोले। स्कॉलर का काम सिर्फ यही नहीं होना चाहिए कि हम सिर्फ स्टडी ही करेंगे। मिसाल के तौर पर एक चीज बताइए, आप हिंदी लिटरेचर के स्कॉलर हैं, मान लीजिए आप कविता के ऊपर काम करती हैं या कहानी के ऊपर काम करती हैं, आप काम करते हैं प्रेमचंद की कहानी के ऊपर, ठीक है, 2 मिनट के लिए, और प्रेमचंद की कहानी में किसान तो है ना, और किसान मान लीजिए आंदोलन कर रहे हैं, और मैं पत्रकार हूं, और मैं आपसे पूछूंगा किसान आंदोलन कर रहे हैं अनाजों की कीमत बढ़ाने के लिए, आपका क्या कहना है? तो आप कहेंगे कि मैं प्रेमचंद के नॉवेल पे और उनके उपन्यास पे काम करती हूं, मैं किसानों के बारे में पढ़ती हूं, लेकिन आजकल किसान क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता है। ये बात सही है कि गलत है? गलत है। क्यों? जब तुम किसान के ऊपर अध्ययन करते हो, जब तुम स्कॉलर हो, तो तुमको सही और गलत के बारे में भी समझदारी होनी चाहिए। तुम सिर्फ एक स्कॉलर जासूस नहीं हो कि तुम जासूसी करके नॉलेज को इकट्ठा कर लोगे और उस नॉलेज के बुनियाद पर सरकार पॉलिसीज बनाएगी और फिर लोगों का दमन करेगी। नहीं, तुम्हारा काम यह भी होना चाहिए कि तुम गलत को गलत करो और सही को सही करो। अगर मैं टीचर हूं और आपको पढ़ाता हूं तो सिर्फ मैं स्कूल में आके और क्लास में आके ज्ञान नहीं देने के लिए आया हूं मैं यहाँ पे, मुझे आपके साथ एक इंसानी सरोकार भी होना चाहिए, है ना। तो 1970 के करीब में क्या हुआ कि बहुत सारे स्टूडेंट मूवमेंट्स की वजह से, बहुत सारे सोशल मूवमेंट्स की वजह से वियतनाम वार जो हुआ, तो उस वार से जो आंदोलन निकला, उस आंदोलन ने कहा कि देखो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के बारे में जो अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट जो बिहेवियरल अप्रोच जो था, जो कहता था कि हम फिर फील्ड वर्क करेंगे, हम बिल्कुल ऑब्जेक्टिव तरीके से स्टडी करेंगे, ये गलत बात है।
ये लोग स्कॉलरशिप को एक कैरियर के तौर पे ले रहे हैं, और जब तक स्कॉलरशिप के अंदर में समाज को बदलने का, समाज में गलत को गलत कहने का और सही को सही करने का जब तक जज्बा नहीं होगा, तब तक ये स्कॉलरशिप नहीं है बल्कि एक कैरियर है। इसलिए 1970 में उसका भी आलोचना होने लगा कि कोई भी स्कॉलरशिप सिर्फ आइवरी टावर में नहीं हो सकती है। जैसे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स वाले लोगों ने उनको क्रिटिसाइज किया पहले वाले अप्रोच को, कि तुम लोग लाइब्रेरी में बैठ के स्टडी करते हो, तुम लोग जो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन का स्टडी करते हो, तुम लोग फील्ड में नहीं जाते हो। तो फिर इनका क्रिटिसिज्म 1970 में हुआ, तुम लोग फील्ड में जाते हो, तुम लोग डाटा का इस्तेमाल करते हो, लेकिन तुम लोग भी गलत को गलत नहीं बोलते और सही को सही नहीं बोलते हो। तुम लोगों की स्टडी जो है उससे कुछ निकलता नहीं है। तुम लोग की जो स्टडी और फाइंडिंग होती है वो बहुत ही नैरो होती है। तुम लोग की जो स्टडीज होती है उसमें स्टेट के रोल के बारे में कुछ बात नहीं होती है। तुम लोग की जो स्टडी होती है उसमें इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है इसके बारे में बात नहीं चलती है। तुम लोग की स्टडीज के अंदर में गरीब देशों के साथ क्या क्या बुरा होता है, अमीर देश कैसे उसका शोषण करते हैं, इसके बारे में बात नहीं करते। तुम लोग सिर्फ एक डाटा इकट्ठा करते हो तुम लोग। तो ये दूसरा क्रिटिसिज्म बिहेवियरल अप्रोच का हुआ। अब हुआ क्या, ये हो गया बैकग्राउंड आपका, ये आपका बैकग्राउंड हुआ। इसी बात को ध्यान में रखते हुए नीरज चंदोके कह रही है कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो है वो बिहेवियरल फेज के बाद यानी 1970 के बाद इसमें डिक्लाइन होना शुरू हुआ, यानी इसका पतन होना शुरू हुआ। तो पतन क्यों हुआ है ना, क्यों पतन होने लगा? तो सबसे पहला रीजन है पतन होने का, देखिएगा यही है। क्या वजह है कि इसका पतन होने का? कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इज नॉट ऑटोनमस बट इट इज डिपेंडेंट ऑन पॉलिटिकल थियरी। उनके कहने का मतलब है, जो पहला आर्गुमेंट अगर सवाल आता है कि नीरज चंदोके ने कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के डिक्लाइन के लिए क्या 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 वजह बताई हैं, तो पहले तो मैंने आपको बैकग्राउंड बता दिया कि 1970 में बिहेवियरल अप्रोच के बाद वो कह रही है कि उसमें पतन होने लगे। तो पहला वो जब बता रही हैं कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इतने साल हो जाने के बाद भी अभी तक ये एक इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन नहीं बन पाया है। अभी तक ये डिसिप्लिन जो है ये दूसरे डिसिप्लिन पे डिपेंडेंट है कॉन्सेप्ट्स के लिए। माने वो दूसरे डिसिप्लिन से, जैसे पॉलिटिकल थियरी से वो बोरो करता है कॉन्सेप्ट। यानी नीरज चंदोके के कहने का मतलब कि कंपैरेटिव स्टडीज का सबसे बड़ा क्राइसिस की वजह है कि इतने साल गुजर जाने के बाद भी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो है उसका कोई अपना एक फील्ड नहीं निकल पाया। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो अपने आप में ऑटोनमस नहीं हुआ, इंडिविजुअल नहीं, ऑटोनमस, वो ऑटोनमस नहीं हो पाया। वो जो था वो पॉलिटिकल थियरी के ऊपर ही डिपेंडेंट था। सबसे पहला रीजन ये है। दूसरा रीजन ये कह रही हैं कि डीलेजिटिमाइजेशन ऑफ मॉडर्नाइजेशन एंड डेवलपमेंट थियरी। एक याद रखिएगा, डीलेजिटिमाइजेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? देखिए, लेजिटिमाइज का मतलब होता है कि किसी चीज को सही कहना, और डीलेजिटिमाइज को कहना कि वो गलत साबित हो जाना, वैध और अवैध। हाँ, अवैध हो जाना। या उसका कोई, जैसे मान लीजिए मैं लीडर हूं, तो मैं लीडर हूं, मैं बोला वोट फॉर मी, वोट फॉर मी, वोट फॉर मी। आपने मुझे वोट दे दिया, आपने पूछा क्या करोगे, जीत जाओगे? तक कॉलेज के अंदर में मैं सबको समोसा बंटवाऊंगा, सब कुछ पानी दिलवाऊंगा, स्कूल किताब सब कुछ फ्री में दिलवाऊंगा। इलेक्शन से मैं जीत गया, 5 साल के बाद मैंने कुछ भी नहीं दिया आपको। तो 5 साल के बाद मैं आकर वोट फॉर मी, वोट फॉर मी, वोट फॉर मी, मैं समोसा खिलाऊंगा, मैं किताब दूंगा बच्चों को, मैं फीस कम कराऊंगा, तो आपको अरे चल चल जा यहाँ से, क्योंकि हमने आपका अब लेजिटिमेसी अब नहीं रही। तो उसी तरह से नीरज चंदोके कह रही हैं कि 1970 के बाद से मॉडर्नाइजेशन और डेवलपमेंट की लेजिटिमेसी खत्म हो गई। अब आप कहेंगे कि सर आज ये मॉडर्नाइजेशन क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है, मुझे समझ में नहीं आता है, ये क्या इसकी वैधता खत्म हुई? तो याद रखना आप, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। जब बिहेवियरल अप्रोच जब आया, जब कंपैरेटिव पॉलिटिक्स अप्रोच लेके अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट जब आए, तो उन्होंने जो अपना मॉडल बनाया था, उस मॉडल के आधार पे वो तीसरी दुनिया को कहते थे, मतलब जो गरीब मुल्क थे उनको कहते थे कि देखो, तुम अपने कंट्री में अगर तुम इंडस्ट्रियलाइज करोगे, तुम अपने कंट्री को मॉडर्नाइज करोगे, तुम अपने कंट्री में तुम डेमोक्रेसी लाओगे, तुम अपने कंट्री में प्लूरल सिस्टम लाओगे, तुम अपने कंट्री में अर्बन एरिया को डेवलप करोगे, तुम अपने कंट्री में डिवीजन ऑफ लेबर को लाओगे,
तुम अपने कंट्री में सेकुलरिज्म लाओगे तो तुम भी हमारे तरह से डेवलप्ड हो जाओगे और हमारे तरह से मॉडर्नाइज हो जाओगे। यानी हम हैं अमेरिकन्स, हम हैं यूरोपियंस, तो हमारी सोसाइटी जैसी है, अगर तुम वैसे ही अपनी सोसाइटी को बनाओगे तो तुम भी मॉडर्नाइज हो जाओगे और तुम भी डेवलप्ड हो जाओगे। समझ में आ रही है बात? तो ये बातें वो मॉडर्नाइजेशन थियरी वाले कहते थे, ये बात बिहेवियरल अप्रोच वाले कहते थे। हमेशा याद रखिए, जब मैं कह रहा हूं बिहेवियरल अप्रोच तो समझिए कि मॉडर्नाइजेशन थियरिस्ट, और जब मैं कह रहा हूं मॉडर्नाइजेशन थियरिस्ट तो कहिए समझिए डेवलपमेंट थियरिस्ट। ये तीनों एक ही चीज है। तो ये तीनों लोगों का ये कहना था कि तीसरी दुनिया तभी ही आगे बढ़ सकती है, विकसित हो सकती है, डेवलपिंग कंट्री तभी डेवलप हो सकते हैं जब वो यूरोप और अमेरिका में जिस तरह का पॉलिटिकल सिस्टम है, जिस तरह का इकोनॉमिक सिस्टम है, जिस तरह का कल्चरल सिस्टम है, उसको अपना ले। तो लोगों ने कहा ठीक है हम अपनाते हैं। बहुत सारे कंट्री ने अमेरिकन सिस्टम को और ब्रिटिश सिस्टम को और यूरोपियन सिस्टम को अपनाया, लेकिन वहां पर गरीबी बनी रही। तो क्या हुआ, 1970 के करीब में कुछ मार्क्सिस्ट स्कॉलर, क्या कौन से स्कॉलर, मार्क्सवादी स्कॉलर, उन लोगों ने एक कंसेप्ट दिया जिसका नाम है डिपेंडेंसी थियरी। क्या कंसेप्ट दिया उन्होंने? हाँ, डिपेंडेंसी थियरी। डिपेंडेंसी थियरी जब आया तो मान लीजिए कि ये लोग बिहेवियरल अप्रोच के हैं, आप लोग मान लीजिए ये लोग बिहेवियरल अप्रोच के हैं, मॉडर्नाइजेशन अप्रोच के हैं, आप लोग डेवलपमेंट अप्रोच के हैं, और ये तीसरी दुनिया है। तो आप लोग ऐसे कहते अरे यार तुम लोग तो बिल्कुल ही ये हो, बिल्कुल गरीब हो, तुम लोगों को मैं बताता हूं तुम लोगों को अमीर कैसे बनना है, डेवलप कैसे बनना है। तो आप पूछो कैसे बनना है? हमारी तरह तुम भी इंडस्ट्रियलाइज करो, हमारी तरह तुम भी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाओ, हमारे पॉलिटिकल सिस्टम को तुम भी कॉपी करो, तुम भी बन जाओगे बस। तो सर कैसे करना होगा? हम बताएंगे तुमको फॉर्मूला, हम तुमको कर्ज देंगे, हम तुमको लोन देंगे। ठीक है माई बाप, जैसा आप कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। तो इन लोगों ने आपसे लोन लिया, आपकी सारी प्लानिंग ली, लेकिन 10-20 साल गुजर गए, इनकी गरीबी दूरी नहीं हो रही है। तब इधर से डेवलपमेंट थियरीज, जो डिपेंडेंसी थियरी वाला जो मार्क्सिस्ट स्कॉलर है वो आ रहा है, कहा इनसे बोला रुको रुको रुको, उनके चक्कर में मत पड़ो। किनके चक्कर में? बिहेवियरल अप्रोच के, डिपेंडेंसी थियरी के, उनके चक्कर में मत पड़ो। उन्हें पूछा क्यों? वो बोला देखो तुम्हारी गरीबी, तुम्हारी अंडर डेवलपमेंट, तुम्हारा विकास इसलिए नहीं हो रहा है कि तुम में दिक्कत है, ये तुम्हारा शोषण करते हैं। तो डिपेंडेंसी थियरी का कहने का मतलब है कि अंडर डेवलपमेंट ऑफ थर्ड वर्ल्ड इज नॉट कॉज्ड बाय थर्ड वर्ल्ड, बट इट इज द रिजल्ट ऑफ द पॉलिसीज ऑफ द कैपिटलिस्ट फोर्सेस। यानी पूंजीवादी बड़े बड़े जो दुनिया के देश हैं, उनकी जो आर्थिक नीतियां हैं, उनकी वजह से आप लोग गरीब हो रहे हैं, उनकी वजह से अंडर डेवलपमेंट हो रहे हैं। तो उन्होंने क्या इसका सोल्यूशन दिया? उन्होंने कहा इनकी पॉलिसीज को जब तक तुम अपनाओगे तुम्हारा कुछ भी भला नहीं होगा। तो आप पूछें क्या करें? डिपेंडेंसी थियरीज आप लोग भागो इनके सिस्टम से। तो भाग के कहां जाए? उन्होंने कहा तुम लोग को सोशलिस्ट सिस्टम अपनाना चाहिए। जब तक तुम लोग वर्ल्ड कैपिटलिस्ट सिस्टम से अपने आप को जोड़ के देखोगे, जब तक तुम उनकी पॉलिसीज को फॉलो करोगे, तब तक तुम्हारा भला नहीं हो पाएगा। तुमको अपनी पॉलिसीज अलग बनानी पड़ेगी, तुमको सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन करना पड़ेगा, तुमको समाजवादी क्रांति करनी पड़ेगी। यानी डिपेंडेंसी थियरिस्ट ने आके, जो मार्क्सिस्ट स्कॉलर्स थे, उन्होंने आके जो मॉडर्नाइजेशन थियरीज थी, जो बिहेवियरल अप्रोच था, जो आपका मॉडर्नाइजेशन अप्रोच है, उनकी धज्जियां उड़ा दी कि नहीं उड़ा दी? उनको क्या कहा कि तुम इनके चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि ये क्या करेंगे, ये अपना इंटरेस्ट सर्व करते हैं और तुम्हारी जो गरीबी है वो और बढ़ेगी। जितना ही तुम इनको फॉलो, तुम जितना ही मॉडर्नाइज करने की कोशिश करोगे उतना ही तुम अंडर डेवलप्ड होगे। तुम जितना ही इनके अंडर डेवलपमेंट के पॉलिसी को अपनाओगे उतना ही तुम अंडर डेवलप्ड होगे। ये आप लोगों को कभी कभी आता होगा डिपेंडेंसी थ्योरी क्या है, इंटरनेशनल रिलेशंस में आप लोग पढ़े होंगे। आपको एजी फ्रैंक और आपका वालेस्टाइन के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो क्या है कि हम तीसरी दुनिया के जो गरीब मुल्क हैं, हम अपनी देश की वजह से गरीब नहीं हो रहे हैं,
हमारे पास संसाधन भी बहुत ज़्यादा है। जो इस तरह का इंटरनेशनल जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर इस तरह से बना हुआ है कि उसमें हमारा एक्सप्लॉइटेशन होता है। हमारे देश से कच्चा माल को दोहन किया जाता है और वहाँ से पक्का माल को हमारे यहाँ बेच दिया जाता है और हमारा ही शोषण किया जाता है। इसलिए जो डिपेंडेंसी थियरीज का कहना था कि तुम निकल जाओ इनके चक्कर से, तो उसमें जो डेवलपमेंट थियरी है और जो डेवलपमेंट थियरी है, जो मॉडर्नाइजेशन थियरी, उसका डीलेजिटिमाइजेशन हुआ कि नहीं हुआ? किसने डीलेजिटिमाइजेशन किया? डिपेंडेंसी थियरी, मार्क्सिस्ट। हाँ, उनका वो चूंकि डिपेंडेंस का थियरी दिए थे ना, निर्भरता का सिद्धांत दिए थे। निर्भरता को कैसे कि ये जो हैं डेवलपमेंट है वो जो अमेरिकन पे वो है। हाँ, वो इस तरह का इकोनॉमिक सिस्टम है। अब आप एक बात बताओ, जैसे आप मॉल में जाते हो तो मॉल में अगर आपको पॉपकॉर्न खाना होता है तो एक पॉपकॉर्न मिलता है कितने का? 50 रुपए का। इतना सा मकई का पॉपकॉर्न मिलेगा। लेकिन अगर आप एक किसान हैं, भैया मकई है? हाँ है। बेचोगे? हाँ बेचोगे। कैसे किलो? 50 रुपए किलो, 10 रुपए किलो दो। तो इनसे हमने मकई 10 या 20 रुपए किलो खरीदा और यहाँ पे ब्रदर हाउ मच इज पॉपकॉर्न? $100। सर 100 में भी नहीं मिलता, 4 से 500 रुपए में मिलता है। अच्छा, मुझे पता नहीं, मैं ऐसा ही मैं तो आपको एक मतलब नाटक करके आपको बता रहा हूँ, थिएटर आपको ड्रामा कर रहा हूँ। हाउ मच इज? 250। कितना पॉपकॉर्न है भैया? 2 पॉपकॉर्न है। तो ये देखो, इनका मकई जो है ये पूरा खेती करती हैं, बारिश में जाती हैं, धूप में जाती हैं, तो इनका 1 किलो मकई की कीमत 30 रुपये या 25 रुपये, और यहाँ पे इतनी से मकई का पॉपकॉर्न बनेगा 250। तो ये जो रिलेशनशिप है, एक्सप्लॉइटेशन का रिलेशनशिप है कि नहीं रिलेशनशिप? तो यही बात मार्क्सिस्ट स्कॉलर कर रहे हैं डिपेंडेंसी थियरी में कि यार ये एक्सप्लॉइटेशन का रिलेशन है, इससे निकलो। तो जो मॉडर्नाइजेशन थियरी था और जो बिहेवियरल अप्रोच था और जो डेवलपमेंट थियरी था, उसको लोग अब नकारा जा रहा है कि नहीं नकारा जा रहा है? तो दूसरा क्राइसिस कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में आ गया कि ये नकारा जाने लगा। अब देखो कैसा हो रहा है। पहले इन्होंने उनको नकारा, किनको नकारा? गवर्नमेंट, ये कंपैरेटिव गवर्नमेंट को नकारा। अब इनको मार्क्सिस्ट लोग नकार रहे हैं कि भाई ये लोग जो हैं शोषण कर रहे हैं। तीसरी चीजें क्या है? आ गया पहला क्रिटिसिज्म हुआ आपका कि इट इज नॉट इंडिपेंडेंट, इट इज वेरी मच डिपेंडेंट ऑन पॉलिटिकल थियरी, ये राजनीतिक सिद्धांत पर निर्भर है। दूसरा हुआ कि जो मॉडर्नाइजेशन और जो डेवलपमेंट थियरी जिसको बिहेवियरल अप्रोच ने फैलाया, उसको मार्क्सिस्ट स्कॉलर ने आके उसको नकार दिया और कहा कि इनकी बातों की वजह से, इनकी पॉलिसीज की वजह से गरीब देश और गरीब हो रहे हैं, इससे हमें निकल के एक सोशलिस्ट रिवोल्यूशन की तरह जाना चाहिए। तो इनका जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का जो स्टडी था, इसके ऊपर बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा कि नहीं लगा कि ये बिल्कुल ये कभी तीसरी दुनिया के हित के बारे में नहीं सोच रहे हैं। तीसरा उसके बाद तीसरा क्रिटिक ऑफ ग्रांट थियरी। ग्रांट थियरी का मतलब आप समझते हैं? ग्रांट का क्या मतलब हुआ? बड़ा। जैसे आप किसी, मान लीजिए किसी घर जाएंगे, मान लीजिए इनका घर है, ये रहती है छोटे से मकान में, इनका कितना घर? छोटा घर है। इनका बहुत मकान है। ग्रांट बड़ा। हाँ, तो थियरी का मतलब होता है ग्रांट थियरी का मतलब। तो ये कह रही हैं कि ग्रांट थियरी का मतलब होता है कि कोई ऐसे सिद्धांत जिसको लोग इस्तेमाल करते हैं हर कॉन्टेक्स्ट में, जिसको लोग कहते हैं कि हर जगह सही है। तो क्या हुआ कि बाद के जो स्कॉलर्स थे उन्होंने इसको क्रिटिसाइज किया कि ऐसा नहीं हो सकता है, कोई भी चीजें हर कॉन्टेक्स्ट में सही नहीं हो सकती। अब जैसे एक चीज बताओ, जैसे कोई भी चीज बताओ जिसको लोग कहते हैं बिल्कुल सही है लेकिन वो सही नहीं होती है। जैसे आप बताओ कि आप बोलोगे कि इंडियंस लोग बहुत ही ये होते हैं, इंडियंस लोग बहुत ही पूजा पाठ वाले होते हैं, मतलब बहुत ही स्पिरिचुअल होते हैं। तो ये बात सबके लिए, ये तो ग्रांट थ्योरी होगी ना कि इतने इंडियंस हैं, 130 करोड़ या 40 करोड़ सब स्पिरिचुअल है। ऐसा तो नहीं है, बहुत सारे लोग स्पिरिचुअल नहीं है। तो ये हुआ जब हम कहते हैं ऑल इंडियंस आर स्पिरिचुअल, तो ये हुआ ग्रांट थियरी, एक ऐसी थियरी जिसको हम सब पे लागू होना देना चाहते हैं। लेकिन जब आप एक्चुअली में जाकर फील्ड वर्क करेंगे तो पढ़ेंगे, अरे आपका क्या नाम है? कृतिका तो मंदिर जाती है, और आपका नाम चंचल तो नहीं जाती है। तो कोई जा रहा है कोई नहीं जा रहा है। तो यानी कोई भी बात जो आप कह रहे हैं कि सबके लिए लागू है, ये सार्वभौमिक है, ये कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में ये बातें
ये अगर ऐसा आप स्टडी करेंगे तो आपका कंक्लूजन सही नहीं होगा। मिसाल के तौर पे आप खेलते हो फुटबॉल, तो फुटबॉल में बॉल को कैसे मारते हैं, ऐसे मारते हैं, ठीक है। लेकिन जब क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट में ऐसे मारते हैं। तो क्रिकेट का रूल फुटबॉल के लिए बेकार है कि नहीं बेकार है? अगर सचिन तेंदुलकर इतने बड़े स्पोर्ट्स पर्सन हैं, अगर उनको कहा जाए कि चलो यार कल से फुटबॉल खेलो या कबड्डी खेलो, तो खेल पाएंगे? तो क्या होता है कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में जो बाद के बहुत सारे स्कॉलर्स आए और बाद के बहुत सारे फिलोसफर्स आए, तो उन्होंने कहा कि देखो यार, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि इसके जो पहले के स्कॉलर हैं वो ग्रांड थ्योरी देते हैं, वो यूनिवर्सल थ्योरी देते हैं, वो ऐसी थ्योरी दे रहे हैं जो वो कह रहे हैं कि ये सब जगह लागू होगा। नहीं, हमें हर सोसाइटीज को जाके उसके हिस्टोरिकल रियलिटी, उसके कॉन्टेक्स्ट को देख के हमको जाके स्टडी करना पड़ेगा। अब सिंपल सा एग्जांपल दी, आदिवासी कम्युनिटीज को देखिए, मैं बार बार आपको एग्जांपल देता हूं। अगर हम और आप ऑटो शेयर करते हैं तो कहते हैं भैया ये ऑटो 100 रुपये का था, 50 तू दे दे, 50 मैं दे दूं, है ना। लेकिन आप आदिवासी इलाके में जाएंगे तो वहां अगर किसी को कटहल हुआ तो कटहल वो क्या करते हैं, बेचते नहीं, आपस में बांट देते हैं। तो अगर हमने आदिवासी समाज को अपने समाज के मुताबिक जाके देखने की कोशिश की तो क्या हम उनको समझ पाएंगे? तो कोई भी बात बोलो, लड़कियां जो होती हैं वो बहुत खर्च करती हैं, बिल्कुल गलत है। कोई लड़कियां बहुत खर्च करती हैं, कोई लड़कियां कम खर्च करती हैं। लड़के जो होते हैं झगड़ालू होते हैं, जरूरी नहीं है, बहुत सारे लड़के झगड़ालू होते हैं, लेकिन हर लड़का झगड़ालू होता है वो तो सही नहीं है। तो दूसरा सबसे पहली चीज ये थी कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में जो बिहेवियरल अप्रोच था या पहले वाला जो अप्रोच था, ये लोग बड़े बड़े थियरी का इस्तेमाल करते थे, बड़े बड़े यूनिवर्सल मॉडल का इस्तेमाल करते थे। जैसे बिहेवियरल अप्रोच ने क्या कहा कि जो भी कंट्री गरीब है, अगर वो मॉडर्नाइज करेगी और अपने आप को डेवलप करेगी और अमेरिकन एक्सपीरियंस को फॉलो करेगी तो वो क्या होगी, वो डेवलप्ड हो जाएगी। तो ये तो हो गया ना पैरासीटामोल की तरह, किसी को बुखार है पैरासीटामोल खा लो, किसी को तुमको बुखार है तुम भी खा लो, तुमको बुखार है तुम भी खा लो। लेकिन भैया किसी आदमी को हार्ट का प्रॉब्लम है तो डॉक्टर को देखना पड़ेगा, नहीं इसको हार्ट का प्रॉब्लम है, पैरासीटामोल देने से कहीं इसको नुकसान तो नहीं होगा, होता है कि नहीं। बहुत सारे मेडिसिन पे लिखा होता है ना कि ये एलर्जी वाले लोग ना लें, जो प्रेग्नेंट वीमेन है वो ना लें, जिसको हार्ट का प्रॉब्लम है वो ना लें, जिसको बीपी की शिकायत है, डायबिटीज के लोग ना लें। तो कोई भी एक गोली सबके लिए काम की हो सकती है। तो यही हुआ ग्रांड थियरी। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ कि इसमें ग्रांड थियरी का इस्तेमाल किया गया। तो फिलोसोफर ने आके कहा कि नहीं, ग्रांड थियरी सब जगह नहीं चालू होंगे, हर कंट्री के अपने हिस्ट्री अलग हैं, हर कंट्री के अपने एक्सपीरियंस अलग हैं, हर कंट्री के अपने तजर्बे हैं। मान लीजिए एक क्लास में नहीं अटेंशन दे रही हैं तो 2 मिनट के लिए ऐसा भी हो सकता है कि इनको मेरी क्लास अच्छी लग रही है लेकिन इनको सर में दर्द है। हम ये नहीं कह सकते कि इनको पढ़ने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, हमको इनसे पूछना पड़ेगा क्या बात है सिस्टर, क्या वजह है आप सुन नहीं पा रही हैं, है ना। तो ये कहेंगे सर आप तो अच्छा पढ़ा रहे हो लेकिन मेरा सर में आज दर्द है, ठीक है। इनको क्यों नहीं सुन रही, तो हो सकता है कि इनको भूख लगी हो, है ना, ये लंच नहीं मिस किए। इनको हो सकता है कि मुझे पढ़ाने में क्या पढ़ा रहे हो नहीं पसंद पड़ रहा है। तो 3 आदमी को अगर मेरा क्लास अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है तो सबके एक रीजन नहीं हो सकते हैं। तो इसी तरह से ग्रांड थियरी का इस्तेमाल करके अगर हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को पढ़ेंगे तो हम गलत साबित हो जाएंगे, है ना। एक ही तीर सबके लिए नहीं इस्तेमाल किया जा सकता, है ना। तो दूसरा क्राइसिस ये था कि इसमें बहुत ज़्यादा ग्रांड थियरी का इस्तेमाल होता था और इसको इन्होंने नीरज चंदोकर ने उसको क्रिटिसाइज किया। तीसरा इन्होंने कहा कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि ये बहुत ही रिडक्शनिस्ट है। क्या है? रिडक्शनिस्ट है और बहुत ज़्यादा एथनोसेंट्रिक है। अब 2 वर्ड है, रिडक्शनिज्म और एथनोसेंट्रिज्म। अब मैं इसका भी मतलब समझता हूं कि इसका क्या मतलब हुआ। रिडक्शन का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए कि हाँ घटाना मतलब हुआ, लेकिन यहाँ एक दूसरा मतलब है, घटाने से मतलब है। आपका नाम क्या है? अंजुम। इनका नाम है अंजुम। अंजुम आप क्या खाती हो, आपका खाने में क्या पसंद है? मतलब मैंने खाने में क्या दाल चावल, ठीक है दाल चावल। आप कहाँ से आती हैं? उत्तम नगर से आती हैं। और आप कौन सा स्पोर्ट्स खेलती हो? बैडमिंटन। तो देखिए अंजुम जिसको दाल चावल पसंद है, जो उत्तम नगर से आती हैं और बैडमिंटन भी खेलती हैं और ये चुपचाप पढ़ाई करती हैं, है ना, मान लीजिए। लेकिन इनकी इतनी पर्सनालिटी है और हो सकता है घर में जाकर खूब झगड़ती भी होंगे अपने ब्रदर से, है ना, और अपनी मम्मी से, लेकिन यहाँ चुपचाप रहती हैं। तो आपका नाम क्या था? कृतिका ने कहा कि यार ये अंजुम कैसी लड़की है, नहीं आई है। अरे बहुत ही अंजुम अच्छी नहीं है, चुपचाप बैठी रहती है, मुंह फुलाए रहती है, बहुत पढ़ाकू बनती है। पढ़ाकू ही है और उसको दुनिया से कोई मतलब नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं कि इनकी और भी तो पर्सनालिटी है ना, ये दाल चावल खाती हैं,
ये सिनेमा भी देखती हैं, ये घूमने भी जाती हैं, इनको म्यूजिक भी पसंद है। तो हम क्या करते हैं कि किसी भी व्यक्ति या किसी भी सोसाइटीज़ के अंदर में बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं, लेकिन हम क्या करते हैं उन सारी चीज़ों को ख़त्म करके एक ही चीज़ को उसकी रियलिटी का हिस्सा बना देते हैं। तो इसी को कहते हैं रिड्यूस कर देना उसको। जैसे कोई मास्टर है तो मास्टर का मतलब सिर्फ मास्टर आएगा, हेलो बच्चों कैसे हो, आजकल मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, ऐसा ना हम ऐसे ही प्रिटेंड करते। लेकिन मास्टर तो जाके शाम को बैडमिंटन भी खेल सकता है, मास्टर तो उसके मास्टर की शादी होगी तो डांस भी कर सकता है कि नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि मास्टर को उसकी और भी जिंदगी की जितनी भी पर्सनालिटी होती है उस सबको हटा के एक ही ठप्पे में उसको हम ठप्पा कर दें, एक ही। तो रिडक्शनिज्म का मतलब तो वही एक ठप्पा से देखना। अब तीसरी दुनिया है, इंडिया है, पाकिस्तान है, चाइना है, ब्राज़ील है, मैक्सिको है, उसके अलग अलग एक्सपीरियंस हैं, उसकी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उसमें अलग अलग तरह के किस्म के लोग रहते हैं, उसमें अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, उनकी बहुत विविधताएं हैं, खान पान बिल्कुल हज़ार हैं। लेकिन अगर हम पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं उसको पढ़ने जा रहे हैं, अरे ये सब गरीब कंट्री हैं, अंडर डेवलप्ड हैं। तो हमने क्या किया, सब कुछ को नहीं देख रहे हैं, सिर्फ उनको गरीब और अंडर डेवलपमेंट ही समझ रहे हैं। तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम एक था कि हमने एक कॉम्प्लेक्स रियलिटी को क्या कर दिया, उसको बहुत ही रिड्यूस कर दिया, उसको बिल्कुल रिड्यूस कर दिया, बिल्कुल उसके बाकी चीज़ों को हम नहीं देख रहे हैं। जैसे आपने क्या नाम बताया, चंचल मान लो लाल सलवार पहन के आती हैं, ठीक है, आती हैं लाल सलवार। तो किसी दिन बात हुआ, अरे एक लड़की आई थी, अरे वही जो लाल सलवार पहन के आती हैं, नहीं। तो ये कोई ये नहीं देखेगा कि ये लाल सलवार जरूर पहनती हैं, लेकिन इसके अलावा ये किताब भी पढ़ती हैं, ये नौकरी भी करती हैं, ये अपनी मम्मी की खिदमत भी करती हैं, उनकी सेवा भी करती हैं, ये मंदिर भी जाती हैं, ये बैडमिंटन भी खेलती हैं, ये सारी चीज़ों को, ये घर पे जाती हैं तो कोट पैंट भी पहनती हैं, साड़ी भी शादी में पहनती हैं। हमने सब कुछ भुला दिया, हमने क्या किया, लाल साड़ी, लाल सलवार। तो ये कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, क्योंकि उसको स्कॉलर क्या करते थे, रिड्यूस कर देते थे रियलिटी को, डाइवर्सिटी को ख़त्म कर देते थे। और एक और प्रॉब्लम है एथनोसेंट्रिक। एथनोसेंट्रिक का मतलब ये होता है कि हम अपने चश्मे से दूसरे को देखें, हम अपने संस्कृति को आइडियल मान के दूसरे को संस्कृति को देखें। जैसे मिसाल के तौर पे, जैसे मॉडर्नाइजेशन थियरीज ने कहा इनको गरीब देशों को कि तुम मेरा मॉडल अपनाओ, तो इसका मतलब उनके दिमाग में था कि मेरा मॉडल बहुत ही अच्छा है कि नहीं है। तो यानी अपनी संस्कृति को दूसरे पे थोपना, दूसरे की संस्कृति को अपनी संस्कृति से जज करना। अब मान लीजिए कि मैं खाना खाता हूँ, दाल चावल सब्जी, और ये खाती हैं रोटी, है ना। तो मैंने कहा आप क्या खाती हैं, रोटी है, क्या रोटी खाती हैं, दाल चावल सबसे अच्छा, आपका ये पूड़ी सब्जी, पूड़ी सब्जी क्या, आप क्या कहते हैं, बिरयानी, बिरयानी क्या, दाल चावल। यानी हमको लगता है दाल चावल से बढ़ के कोई चीज़ होती ही नहीं है। तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था कि चूंकि ये अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट स्टडी करते थे, तो वो अपनी रियलिटी से ही पूरी दुनिया को देखते थे, और जिस भी कंट्री में अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम से मिलता जुलता सिस्टम नहीं होता था उसको रिजेक्ट कर देते थे, उसके बारे में गलत टिप्पणियां करते थे, उसको निगेटिव तरीके से देखते हैं। लेकिन होना क्या चाहिए कि हमें दुनिया को डाइवर्सिटी के साथ देखना चाहिए। दाल चावल भी उतना ही अच्छा खाना है जितना आपको इडली और डोसा है, सलवार और समीज भी उतना ही अच्छा कपड़ा है जितना हिजाब है, समझ रहे मेरी बात है, जीन्स पहनना भी उतना ही अच्छा है जितना कोई बुर्का पहन के आता है ना मेरी। तो हमें डाइवर्सिटी को अपनाना चाहिए। लेकिन अगर आप एथनोसेंट्रिक हैं तो आपको लगता है कि जो बुर्का पहन के आते हैं वो अच्छी लड़कियां नहीं होती हैं, है ना, क्योंकि आपको लगता है जीन्स ही सबसे बेहतर है। तो क्या एथनोसेंट्रिक होना अच्छा है, गलत है, बिल्कुल राइट। क्या हमें रिडक्शनिस्ट होना चाहिए, नहीं। क्या हमें ग्रांड थियरी का इस्तेमाल करके जो कॉम्प्लेक्स रियलिटी है उसको भुला देना चाहिए, नहीं। तो ये तीन क्रिटिसिज्म यही नीला चंदो के दे रही हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स वाले भैया, यस, आपका तीन प्रॉब्लम है। क्या, आज तक तो तुम लोग तो अभी तक इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन बना नहीं पाए, तुम लोग तो डिपेंडेंट हो बहुत हद तक थियरी के ऊपर में। दूसरा क्या, तुम तो बड़े बड़े तुम ग्रांड थियरी का इस्तेमाल करते हो। सिंपल सा इनका जन्मदिन बन रहा है, हैप्पी बर्थडे, तो उसमें चाकू कितना बड़ा होना चाहिए, इतना बड़ा चाकू होना चाहिए ना, लेकिन हम इनको इतना बड़ा ला के चाकू देंगे, हाँ, तलवार ला के दे दे, लो केक काटो, या फिर आरी मशीन ला के देते हैं, है ना, दो लोग पकड़ लें ऐसे, हैप्पी बर्थडे। तो वो बेमजा हो जाएगा कि नहीं मजा हो जाएगा। तो अगर हम एक ही आरी लेके सब कुछ को काटे, आरी लेके हम ब्रेड भी काटेंगे, आरी लेके हम उसको सब्जी भी काटेंगे, आरी लेके लकड़ी भी काटेंगे। तो इन्होंने क्या किया, जो ग्रांड थ्योरी का क्रिटिसिज्म यही है कि तुम एक ही
चाकू से और एक ही तलवार से सब चीज को मत काटो। छोटी चाकू होती है, बड़ी चाकू होती है, सुई होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं। हाँ नहीं, टेस्ट नहीं, वो इट इज नॉट यूजफुल। आपके कितने तरह के चम्मच होते हैं, जो काम सुई कर सकते हो तलवार नहीं कर सकते। यस, तो पहला चीज है कि तुम अभी तक डिपेंडेंट हो पॉलिटिकल थ्योरी पे। दूसरा है कि तुम ग्रांड थ्योरी इस्तेमाल करते हो और तुम किसी भी कंट्री की उसकी स्पेसिफिक रियलिटी को नहीं देखते हो। तीसरा, इसी समय तुम रिडक्शनिस्ट हो, है ना, तुम हर चीजों को क्या करते हो, सारी विविधताओं को खत्म होकर किसी भी रियलिटी को बिल्कुल तुम रिड्यूस कर देते हो। चौथा, तुम तो एथनोसेंट्रिक हो, यानी तुम अपने नजरिए से दूसरे को जज करते हो। दैट इज नॉट ट्रू। उसके बाद क्या है, और चौथा है क्राइसिस ऑफ नेशन स्टेट। जब आप कंपैरेटिव पॉलिटिक्स करते हो तो आप नेशन स्टेट के अंदर के जो इंस्टीट्यूशन है उसका अध्ययन करते हो, लेकिन नेशन स्टेट यानी राष्ट्र राज्य पिछले कुछ सालों में उसके ऊपर बहुत सारे चैलेंजेस हुए। ग्लोबलाइजेशन के ऊपर से की वजह से चैलेंजेस हो रहा है, लोगों का माइग्रेशन हो रहा है, आप इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, इसकी वजह से भी चैलेंजेस। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मान लीजिए इन्होंने कोई किताब लिखी है कि हमारे देश की सरकार जो है छात्रों के लिए अच्छी पॉलिसीज नहीं ला रही है, तो एक किताब मान लो सरकार ने बैन कर दिया, नहीं इस तरह की किताबें नहीं पढ़नी चाहिए, बैन कर दो, सारी किताब को जब्त कर दो। लेकिन अगर उन्होंने उसका PDF कॉपी जो है व्हाट्सएप पे सर्कुलेट कर दिया, तो उसको सरकार कैसे रोक पाएगी ना। वो कहीं चला गया, किसी ने उसको इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दिया, किसी ने इसका वीडियो बना दिया। तो कहने का मतलब आज नेशन स्टेट की पावर जो है वो बहुत हद तक क्रिटिसाइज हो रही है, बहुत हद तक वो लिमिट हो गई है। आज आप प्राइम मिनिस्टर हो, मान लो प्राइम मिनिस्टर हो, आप कोई पॉलिसीज बनाना चाहते हो, लेकिन बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो मल्टीनेशनल कंपनी बोलेंगे नहीं सर ऐसा बनाओगे तो हम आपके कंट्री को छोड़ के दूसरी जगह चले जाएंगे, तो ये मजबूर हो जाते हैं। तो आजकल नेशन स्टेट का भी बहुत ज़्यादा पावर जो पहले था उसमें बहुत ज़्यादा उसका क्रिटिसिज्म हो रहा है, उसका बहुत ज़्यादा पावर कम हो रहा है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने कुछ भी नहीं समझा, मान लो सब कुछ भूल गए, कहीं और ख्वाब में थे आप लोग, तो सिंपल 2 लाइन के अंदर में 2 लाइन नीलाचंद धोके ने दिल्ली यूनिवर्सिटी की पॉलिटिकल साइंस की प्रोफेसर एक पेपर लिखा इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली में 1996 में। उन्होंने उसमें बहुत ही आसान सी बातें कही हैं कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो है इसके अंदर में बहुत सारे संकट आ गए हैं, इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ गए हैं। आपने पूछा क्या क्या प्रॉब्लम्स आए हैं मैडम? 4 प्रॉब्लम। कौन कौन से मुख्य 4 नहीं हो 40 भी हो सकते हैं, लेकिन मैं 4 बता रहा हूँ। कौन कौन से प्रॉब्लम नंबर 1, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स अभी तक ऑटोनोमस नहीं है, वो पॉलिटिकल थ्योरी पर डिपेंडेंट है। अच्छा, दूसरा बताओ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो है ये जो है रिडक्शनिस्ट है। अच्छा, तीसरा बताओ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एथनोसेंट्रिक है। अच्छा, और बताओ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो है वो नेशन स्टेट चूंकि क्राइसिस में आया है और नेशन स्टेट के इंस्टीट्यूशन का ही स्टडी करता है, तो इसलिए कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पर भी बिग क्वेश्चन मार्क लगे हुए। अच्छा, और बताओ और कि ये कंपैरेटिव पॉलिटिक्स ग्रांड थ्योरी का इस्तेमाल करता है और हर कंट्री के अपने स्पेसिफिक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट होते हैं, इसलिए हम ग्रांड थ्योरी का इस्तेमाल करेंगे तो रियलिटी नहीं आ पाएगी। आपने कहा बहुत अच्छा। फिर बोलना अच्छा प्रोफेसर नीलाचंद धोके जाने से पहले एक चीज बता दो, करे क्या? बहुत लोग पूछते हैं ना, बुराइयां तो आपने इतनी बता दी, हाँ प्रॉब्लम तो इतनी बता दी, सही कैसे करें, व्हाट सोल्यूशन क्या है, उसी को मैंने लिखा, आप लोग ने नहीं समझा। वे फॉरवर्ड, आगे का क्या रास्ता। कुछ भी मैंने जो बोर्ड पे लिखा ऐसे ही नहीं लिखा हूं, कुछ उसका मतलब है। वे फॉरवर्ड, तो वे फॉरवर्ड बता रही हूं, सीकिंग डिफरेंसेस कह रही हूं। पहला पॉइंट है सीकिंग डिफरेंसेस, यानी हमें ग्रांड थ्योरी के इस्तेमाल करने से बचना चाहिए, हमें विविधता पर जोर देना चाहिए। यहां सीकिंग डिफरेंसेस का मतलब विविधता को ध्यान में रखना चाहिए, है ना। हमें हर कंट्री के हर पॉलिटिकल संस्था के उसके एक पार्टिकुलर हिस्टोरिकल रियलिटी को ध्यान में रखकर हमें स्टडी करना चाहिए। हमें जैसा मैंने बताया एक बड़े तलवार का इस्तेमाल हर जगह नहीं कर सकते हैं। दूसरा, डाइवर्सिटी ऑफ थिंकिंग होनी चाहिए, एक तरह की थिंकिंग नहीं होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? डाइवर्सिटी ऑफ थिंकिंग, यानी हमारा मेथड्स होना चाहिए वो डाइवर्स होना चाहिए। हमें नहीं कि नहीं यही मेथड सही है, मॉडर्नाइज करो तुम, ये जो अप्रोच था ये सही नहीं है। और देखो ये है, नहीं आ रहा हूं, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स मस्ट अलाइन विथ फिलोसफी। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को फिलोसफी के साथ भी दोस्ती करनी चाहिए, और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो लोग कर रहे हैं उनको सही और गलत के बारे में भी अपने विचार रखने चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ स्टडी करेंगे, हमें नहीं मतलब। जैसे मान लो मैं पॉलिटिकल साइंस के यहाँ पे टीचर हूँ आपके क्लास में, और आप बच्चे हैं और आप लोग मान लीजिए आंदोलन कर रहे हैं, हमारी फीस को कम करो, हमारी फीस को कम करो, 5,000 हम नहीं देंगे,
तो मैं टीचर हूं, तो मुझसे किसी ने आके पूछा, किसी पत्रकार ने, सर आपके स्कूल में बच्चे फीस बढ़ने की वजह से यहां प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपका क्या कहना है? तो मैं कहूँगा मुझे क्या करना है, मैं टीचर हूं, मैं क्लास में हूं, मुझे क्या करना है? तो ये जो हुआ, ये एक कंसर्न्ड स्कॉलरशिप नहीं हुआ। हमें कहना है कि नहीं, बच्चे को अगर ज़्यादा फीस देने के लिए हम मजबूर करेंगे तो बहुत सारे गरीब बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे। इसलिए सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि सरकार शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों की मदद करे। और हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक समाजवादी विचारधारा पे आधारित है, सोशलिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। और सोशलिज्म में है कि गरीबों को, जनता को आगे लाने के लिए, उनके दुख दर्द को दूर करने के लिए सरकार को जो वेलफेयर का काम करना चाहिए। हमारा स्टेट वेलफेयर है, इसलिए बच्चों से ज़बरदस्ती फीस नहीं देने की वजह से उनको स्कूल से निकाल देना एक गलत है, मैं इसका विरोध करता हूँ। ये हुआ एक कंसर्न्ड स्कॉलरशिप। तो उन्होंने कहा, तो इसीलिए फिलॉसफी जो सब्जेक्ट होता है ना, आप लोग लगता है ये फिलॉसफी क्या है, क्यों फिलॉसफी? नहीं, फिलॉसफी इसलिए इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, उसमें सही और गलत के बारे में बात होती है ना। क्या उसके अंदर में एक नॉर्मेटिव सवाल आते हैं, है ना। दर्शन, राज्य क्या है, राज्य का क्या काम होना चाहिए, अधिकार क्या होता है, न्याय क्या होता है, जिंदगी का क्या मतलब होता है। इस तरह के सवालों से भी आपको जूझना होगा। सिर्फ आप एक स्कॉलर नहीं है। स्कॉलर का मतलब कोई आप ब्लड चेक करने वाले इंसान नहीं कि जो पैसा देगा उसका ब्लड चेक करेंगे, है ना, और जो भी रिपोर्ट आएगी हम दे देंगे। आपको भी अपनी राय रखनी होगी। और यहाँ पे सेल्फ रिफ्लेक्टिव, आपको क्रिटिकल होना पड़ेगा। सेल्फ रिफ्लेक्टिव का मतलब कि आपको सोचना होगा, गौर करना होगा, चिंतन करना होगा, मनन करना होगा, है ना। ऐसा नहीं कि कोई बड़े स्कॉलर ने, कुछ टीचर साहब ने कुछ पढ़ा दिया था, आप उसको लेके दौड़ने लगे। और क्रिटिकल थिंकिंग भी आपको रखनी पड़ेगी। आपको बहुत ही एक आलोचनात्मक थिंकिंग भी रखनी होगी। और एक और आखिरी पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ, ईच एक्सपीरियंस इज डिफरेंट। हर अनुभव अपने आप में डिफरेंट है। हमें एक मेथड, एक आइडियोलॉजी, एक टूल, एक मॉडल सब देशों पे नहीं थोपना चाहिए। और एक तरीके से हम सब देशों का स्टडी नहीं कर सकते हैं। अब सोचिए, मान लीजिए अभी भी सब कुछ भूल गए, 2 मिनट के लिए। नीरा चंदोके का नाम भी, नीरा चंदोके सर मुझे नहीं पता था, मैं सो रही थी। तब अगर एग्जाम में आ जाए तो कैसे लिखेंगे? और याद रखना, कोई भी सवाल अगर आता है एग्जाम के अंदर में, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स क्या है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का नेचर क्या है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के मेथड क्या है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से आप क्या समझते हैं, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को कैसे, उसके अंदर में क्या क्राइसिस है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को लेके आपके क्या विचार हैं, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के लिए क्या आपके सजेशंस हैं, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का क्यों क्राइसिस हुआ, बिहेवियरलिज्म का क्या प्रॉब्लम था, कंपैरेटिव गवर्नमेंट का क्या प्रॉब्लम था। इस तरह का कोई भी सवाल अगर आएगा तो ये जो मैंने बताया, इससे आंसर आप उसमें ऐड कर सकते हैं। अब कितना ऐड करना है वो डिपेंड करता है कि सवाल का नेचर क्या है ना। कितना, अगर आपके घर में नमक रखा हुआ है या घी रखा हुआ है तो सारा घी तो एक ही सब्जी में नहीं डाल देते हैं आप उसको, नमक। तो आपको हमेशा ध्यान रखना होगा पेपर पढ़ते वक्त, जितना पूछेगा उतना ही लिखना है। लेकिन ये आंसर समझ लीजिए, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का पूरा रामायण इसमें हो गया इसके अंदर में। अगर अभी भी आप सब लोग भूल गए, कुछ भी याद नहीं है, इंग्लिश समझ में नहीं आती है, नीरज चंदोके समझ में नहीं आते, सिंपल कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के बारे में प्रोफेसर नीरज चंदोक, दिल्ली यूनिवर्सिटी की, उन्होंने एक पेपर, एक लेख, एक स्कॉलरली पेपर इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली में लिखा था। ये पेपर 1996 में छपा है। ये जो आर्टिकल है, कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स का जो सिलेबस है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, ये लगा हुआ है। इस पेपर का नाम है लिमिट ऑफ कंपैरेटिव एनालिसिस, यानी कंपैरेटिव जो तुलनात्मक अध्ययन है, तुलनात्मक जो विश्लेषण है, उसमें क्या कमियां हैं, इसके बारे में नीरज चंदोके बात कर रही हैं। नीरज चंदोके ने कहा कि कंपैरेटिव एनालिसिस का 20वीं सेंचुरी में जो पहला फेज था उसका नाम था लीगल, कॉन्स्टिट्यूशनल और इंस्टीट्यूशनल। दूसरा फेज आया 1945 के बाद में, जिसका नाम पड़ा बिहेवियरियल मॉडर्नाइजेशन थियरी। ये जो बिहेवियरियल और मॉडर्नाइजेशन और डेवलपमेंट अप्रोच था, ये इंपेरिकल था, ये नॉर्मेटिव नहीं था, यानी वैल्यूज के सवाल से डील नहीं करता था, रियलिटी जैसा है उसी का वो वर्णन करता था। और ये कहता था कि आप साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल करो, डाटा का इस्तेमाल करो, सर्वे का इस्तेमाल करो और आप पॉलिटिकल बिहेवियर का स्टडी करो। लेकिन 1970 के आते आते पूरी दुनिया में
युद्ध विरोधी आंदोलन हुए, लोग सड़कों पे आए, लोगों ने कहा कि जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के जो स्कॉलर्स हैं वो समाज के अंदर में जो क्राइसिस हो रहा है इसके बारे में उनकी कोई राय नहीं है। और उस जमाने में बात उठ के सामने आई कि एक स्कॉलर का काम सिर्फ ज्ञान को पैदा करना नहीं है, सिर्फ ज्ञान की बात करना नहीं है, बल्कि समाज में हो रहे गलत और सही के बारे में भी अपनी राय रखना होगा, जिसको हम कहते हैं कंसर्न स्कॉलरशिप। तो 1970 के बाद कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में क्राइसिस होने शुरू हो गए और नीरज चंदोके ने अपने आर्टिकल में 2-4 क्राइसिस के बारे में बात की। पहला, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स अभी भी एक ऑटोनोमस इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट नहीं हो पाया है, ये अभी तक कॉन्सेप्ट्स के लिए पॉलिटिकल थियरी पर डिपेंडेंट है। दूसरा, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो है एक ग्रांड थियरी का इस्तेमाल करता है, यानी एक ही चश्मे से दुनिया को देखने की कोशिश करता है, एक ही सिद्धांत से पूरी दुनिया को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, मगर दुनिया की रियलिटी अलग अलग होती है। हर देशों की अपनी राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक जो 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 ढांचा है, जो उसकी रियलिटी है वो अलग अलग है। दूसरा, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो है काफ़ी रिडक्शनिस्ट है, यानी ये तमाम विविधताओं को भुला देता है और एक ही बातों पर ज़्यादा जोर देता है। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो है ये एथनोसेंट्रिक है, क्योंकि इसके जो स्कॉलर हैं वो अपने समाज को ही आइडियल मानते हैं और अपने समाज के दृष्टि से दूसरे समाज को देखते हैं और अपने देश में जो पॉलिटिकल ढांचा है, जो इकोनॉमिक ढांचा है, उसी को ये दूसरी दुनिया पर थोपने की कोशिश करते हैं। और इसीलिए कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के जो स्कॉलर थे उन्होंने कहा कि तीसरी दुनिया जो है, अगर इनको विकसित होना है, इनको अगर बड़ा बनना है, तो इनको अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम जो है उसको अपनाना चाहिए, उनको डेमोक्रेसी अपनाना चाहिए, उनको इंडस्ट्रियलाइजेशन अपनाना चाहिए, उनको सेकुलरिज्म अपनाना चाहिए, उनको मॉडर्नाइजेशन अपनाना चाहिए। लेकिन 1970 में मार्क्सिस्ट स्कॉलर, जिनको हमने डिपेंडेंसी थियरिस्ट कहा, उन्होंने आए और उन्होंने कहा कि देखो मॉडर्नाइजेशन थियरी जो है और जो डेवलपमेंटल थियरी है, जो बिहेवियरल अप्रोच है, इनके फॉलो करोगे तो तुम्हारी गरीबी और बढ़ेगी। यानी गरीब देशों की गरीबी, गरीब देशों की अंडर डेवलपमेंट इस वजह से नहीं हो रही है कि तुम्हारे यहाँ कुछ प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम इसलिए हो रही है कि तुम अंतर्राष्ट्रीय पूंजीवादी ढांचे के अंदर फंसे हुए, तुम इन थियरी से निकल के तुम समाजवादी आंदोलन की तरफ चलो, तुम समाजवादी क्रांति करो। यानी एक बहुत बड़ा क्राइसिस ये हुआ कि जो प्रोजेक्ट मॉडर्नाइजेशन और डेवलपमेंट को लेके इतना महान कहा गया था, उसको मार्क्सिस्ट स्कॉलर ने उसको तोड़ दिया। फिर एक और बात आई कि नेशन स्टेट का भी क्रिटिक शुरू हो गया, क्योंकि नेशन स्टेट की जो पावर थे उसको ग्लोबलाइजेशन की वजह से, उसको माइग्रेशन की वजह से, उसको लेबर मूवमेंट की वजह से, उसको न्यू सोशल मीडिया की वजह से, उसको मल्टीनेशनल कंपनीज की वजह से उसके ऊपर बहुत सारा सवाल होने लगा। फिर नीरज चंदोके जाते जाते करें, फिर रास्ता भी मैं कुछ बताती हूँ। क्या रास्ता है? रास्ता है डाइवर्सिटी ऑफ थिंकिंग, तरह तरह तरीके से सोचो, दुनिया को एक रियलिटी से तुम नहीं देख सकते हो। दूसरा, हमको कंपैरेटिव पॉलिटिक्स करते हुए हमें डिफरेंसेस की तरफ ध्यान देना होगा। डिफरेंसेस का मतलब ये हुआ कि हम एक ही चश्मे से सब चीज़ों को नहीं देखेंगे, बल्कि अलग अलग देशों के अलग अलग जो उसके अनुभव है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तीसरी बात उन्होंने कहा है कि जब आप तुम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स करो तो उसमें सिमिलैरिटी से ज़्यादा उसमें डिफरेंसेस ढूंढने की कोशिश करो। फिर नीरज चंदोके ने कहा कि सेल्फ रिफ्लेक्टिव बनो, यानी क्रिटिकल बनो, चिंतन करो, मनन करो, क्रिटिकल अप्रोच लाओ और डाइवर्सिटी को अपनाओ। एक चश्मे से अगर तुम कंपैरेटिव स्टडी करोगे और पूरी दुनिया के ऊपर एक ही मॉडल को तुम थोपोगे या एक ही मॉडल से पूरी दुनिया को तुम देखने की कोशिश करोगे तो तुम नहीं समझ पाओगे। किसी के लिए साड़ी भी उतना ही बेहतरीन कपड़ा है जितना किसी के लिए हिजाब है, किसी के लिए दाल चावल भी उतना ही बेहतर है जितना किसी के लिए डोसा है। इसीलिए पीटर विंच ने कहा, एक बहुत बड़े फिलोसफर थे, कि कभी भी आप एक समाज को दूसरे समाज के चश्मे से नहीं देख सकते हो। आदिवासी समाज के जीने का तरीका अलग है, शहरों के लोगों का जीने का तरीका अलग है। फुटबॉल का जो गेम होता है वो गेम क्रिकेट में नहीं चलता है। सचिन तेंदुलकर जैसा महान खिलाड़ी भी अगर कबड्डी खेलने आ जाए तो वो नहीं खेल पाएगा। ये कंपैरेटिव एनालिसिस के बारे में एक नीरज चंदोके का ओवरव्यू था। मगर याद रखिए, आपको खुद उनका पेपर पढ़ना पड़ेगा और जो मैं पीछे लेक्चर जितना भी दिया हूँ उसको सुनिए। जो लोग क्लास मिस किए हैं वो लेक्चर को एक बार सुनिए, क्योंकि एक क्लास की बातें दूसरे क्लास से लिंक्ड है। अभी भी बहुत लोग जो क्लास मिस किए हैं उनको बहुत सारी मेरी बातें एक्सप्लेन होने में, समझने में दिक्कत होती होगी। पुराने लेक्चर्स जो हैं इसीलिए मैं उसको डाल देता हूं, ताकि जो लोग काम की वजह से नहीं क्लास कर पाते हैं, नहीं आ पाते हैं, किराए की वजह से और बहुत सारी वजह से, वो भी उसको सुन पाएँ। अगर आप लोगों के कोई सवाल है तो पूछिए। सर, ये जो नीरज चंदोके हैं ये भी मार्क्सिस्ट को फॉलो करते हैं?
कहते हैं क्या मार्क्सिज्म को? नहीं, मार्क्सिज्म से इन्फ्लुएंस, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि मतलब एक होता है कि इन्फ्लुएंस्ड होना, है ना, और एक होना कि मार्क्सिस्ट होना, दोनों अलग अलग। मैं उनको मार्क्सिस्ट नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत सारे टूल्स मार्क्सिज्म से वो इन्फ्लुएंस्ड होंगे, जैसे इक्वालिटी, ये सब। जी, और सवाल आप लोग भी पूछिए, इन्हीं ये बोलिए, आप लोगों के सवाल, आप तो सुन रही थी, बोलिए आपके क्या सवाल हैं? सर मुझे क्लियर हो गया सारे। क्लियर हो गया ना? मुझे अच्छे से आप- समझ में आया, ध्यान से सुना है तो। अच्छा, आप लोगों के कुछ, आप लोगों को ये सवाल समझ लीजिए कि कोई भी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पर सवाल आएगा तो आप लिख सकते हैं, 20 पेज लिख सकते हैं। जैसे इस टॉपिक पे तो